हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे सीटेट के हिंदी के पीवाईक्यू। हालांकि ये सीटेट के पीवाईक्यू है, लेकिन ये हर स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बिहार टेट, यूपी टेट, और हालांकि ये DSSB KVS के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये 4 जनवरी के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर हिंदी होगा, ठीक है। नहीं पूछा इसलिए इसका आंसर हिंदी होगा, क्योंकि तमिल भी है, तमिल है तो नहीं होगा, संस्कृत भी है, उड़िया भी है, लेकिन हिंदी जो है वो नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं। निर्मला देवी जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने और इस बारे में एक समग्र संदेश प्राप्त करने के लिए इस विषय पर एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के पठन को कहते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना। जब आप किसी चीज़ को एक नज़र ऐसे पूरा एक नज़र डाल के पढ़ते हैं, जैसे कि आप उसका मेन चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर वो ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ओवरऑल वो कहना क्या चाह रहा है, तो इसको कहते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 138। कक्षा 8 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया। यह जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। क्या किया गया कि कक्षा 6 की एक अध्यापिका जो है 8 वाक्य का अनुच्छेद था और उसको 2 भाग में बांट दिया, और जोड़ों में बैठे विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। तो क्या होता है, अगर एक बोल रहा है और दूसरा लिख रहा है, जैसे कि टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट लिख रहा है, तो वो होता है श्रुतलेख। या कोई स्टूडेंट बोल रहा है, दूसरा स्टूडेंट लिख रहा है, तो वो होता है श्रुतलेख। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक बोल रहा है, दूसरा लिख रहा है, ठीक है। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं। जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। तो अब क्या हुआ, हर दूसरा वाक्य दिया गया, तो ये बोल रहा है तो ये लिख रहा है, ये बोल रहा है तो ये लिख रहा है। तो इस तरह के श्रुतलेख को कहते हैं पारस्परिक श्रुतलेख, ठीक है। पारस्परिक श्रुतलेख। एक वाक्य ये बोलेगा तो दूसरा लिखेगा, दूसरा वाक्य वो बोलेगा तो ये लिखेगा, तो इसको कहेंगे पारस्परिक श्रुतलेख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 139। वाचन के संदर्भ में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फीडबैक रूब्रिक सर्वाधिक रूप से उपयुक्त है? कोई बच्चा जो है वाचन मतलब बोलने का कुछ वो या तो मतलब भाषण दे रहा है या कुछ बोल रहा है, तो वो बोलने में क्या गलती करता है, या अच्छा बोला या बुरा बोला, उसको जब फीडबैक देना है तो सबसे सही कैसे होगा फीडबैक देना, ठीक है। सुधार की आवश्यकता है, अनेक स्थानों पर उच्चारण, इस तरह से डायरेक्ट नहीं बोला जाता है कि अनेक स्थानों पर उच्चारण गलत है। चयन, संग्रह, अनुपात और पीढ़ी जैसे शब्दों के उच्चारण खराब भी इस तरह से नहीं बोला जाता है। सुधार की आवश्यकता है, चयन, संग्रह, अनुपात जैसे शब्दों के उच्चारण में सावधानी इस तरह से बताया जाता है कि सावधानी बरती जाए, ठीक है। इस तरह से उसको फीडबैक दिया जाएगा कि सावधानी बरती जाए। 140 देखते हैं। ये जो है पेपर 2 के क्वेश्चन है, ठीक है। होता क्या है, पेपर 2 में अगर आपने हिंदी रखा है या पेपर 1 में हिंदी रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पैडागोजी में, क्योंकि पैडागोजी का सिलेबस सेम होता है। आप लैंग्वेज 1 के पैडागोजी का सिलेबस देखिए, लैंग्वेज 2 के पैडागोजी का सिलेबस देखिए, दोनों का सिलेबस सेम है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के पैडागोजी का सिलेबस बताया। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ यही होता है कि लैंग्वेज 1 जो होता है उसमें एक प्रोज और एक पोइट्री होती है, और लैंग्वेज 2 जो होता है उसमें दोनों के दोनों प्रोज होते हैं। इसलिए जो है ज़्यादातर लोग इंग्लिश को प्रीफर करते हैं लैंग्वेज 2 के लिए, क्योंकि अगर पोएम होता है तो वो थोड़ा
डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों में से कौन सी प्रामाणिक गतिविधि नहीं है। और कभी पेपर 1 का आया हुआ पेपर 2 में, पेपर 2 का आया हुआ पेपर 1 में, इसी तरह से चेंज करके आता रहता है। ठीक है, तो इसका होगा आप कल्पना करें कि कल्पना करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अपने मित्र के साथ कोई एक बात, ये भी ठीक है नहीं पूछा, जो गलत है वही पूछा। पढ़ी गई कहानी के आधार पर कल्पना करें कि आप रानी हैं और अपने अनुभव को आधार बनाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो, ये भी सही है। ठीक है, पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो लगभग 100 शब्दों में गाय की आत्मकथा लिखो, यही प्रामाणिक गतिविधि नहीं है। ठीक है, 141 देखते हैं, लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरण कौन से हैं। मतलब कि ये राइटिंग का स्टेज पूछ रहा है, राइटिंग का क्या क्या स्टेज है। तो राइटिंग का जो स्टेज होता है, जब आपको राइटिंग करना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, दिमाग में आइडिया लाते हैं, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। कुछ भी आपको लिखना है तो आप सबसे पहले दिमाग में आइडिया ही लाइएगा ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, दिमाग में आइडिया लाएंगे। और किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है प्रथम प्रारूप तैयार करना, ये फर्स्ट स्टेज नहीं है। रूपरेखा तैयार करना, ये भी फर्स्ट स्टेप नहीं है। मुख्य बिंदुओं को लिखना, ये भी फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप होता है मानस मंथन करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, दिमाग में आइडिया लाना। ठीक है, पहले कुछ भी आपको लिखना है तो पहले आप किसी चीज़ पे आपको बोल दिया गया, कोई टॉपिक दे दिया गया, तो पहले आप उसके बारे में दिमाग में आइडिया लाइएगा ना। तो सबसे पहले दिमाग में आइडिया लाना, उसके बाद रूपरेखा बनाना, फिर प्रथम प्रारूप तैयार करना, फिर पुनरावृत्ति, फिर प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना। यही है राइटिंग का स्टेप। ठीक है, राइटिंग का स्टेज जो होता है यही होता है। अब 142 देखते हैं, 142, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल करना, ये तो है। आप व्याकरण क्या, कोई भी अधिगम, आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी अधिगम है तो उसका उद्देश्य होता है कि आप उसको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करिए। ठीक है, संदर्भ में नियमों का इस्तेमाल करके समझ बनाना, ये भी है। आप कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको आप संदर्भ में यूज करिएगा ना। संदर्भ में यूज करना, कॉन्टेक्स्ट में बात को समझना, कॉन्टेक्स्ट में यूज करना, ये भी एक उद्देश्य है। संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार पर नियम खोजना, ये भी एक उद्देश्य है। जहाँ भी बात वास्तविक जीवन से जोड़ने का आ जाए, जहाँ भी बात कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, तो ये सब चीज़ तो है, चाहे व्याकरण का उद्देश्य हो या किसी भी लर्निंग का उद्देश्य हो। भाषा में नियमों पर निपुणता प्राप्त करने से ही व्याकरण सीखी जाती है। ये कुछ भी सीखने का उद्देश्य नहीं होता है कि उस पर निपुणता प्राप्त करने के लिए सीखी जाती है। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, 143, लेखन और वाचन में इस्तेमाल करने के लिए जिन शब्दों को सीखा है वे कौन से हैं। वे हैं सक्रिय शब्द भंडार। ठीक है, जो आप अक्सर लिखने और बोलने में यूज करते, जो आप अक्सर यूज करते हैं वो है एक्टिव वर्ड। और जिसको कि आप अगर कभी आपको नज़र के सामने आ जाए और आप उसको पहचान लें लेकिन अक्सर यूज नहीं करते हैं, तो वो है निष्क्रिय शब्द भंडार। और ऐसा कोई भी वास्तविक चीज़ जिसको कि आप पढ़ाई के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए यूज करते, वास्तविक चीज़ जैसे कि दरवाज़ा, खिड़की, फुटबॉल, या कोई कुछ भी सामान हो, बस वो वास्तविक हो, उसको बोलते हैं रीलिया। ठीक है, अदेशज शब्द जो कि यही का है। अब विदेश आगत शब्द जो विदेश से आया, जैसे कि कॉफ़ी, वो विदेश से आया हुआ शब्द है। ठीक है, टॉफ़ी, ये सब आगत है, और जो यहीं का है वो देशज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 144, मीनाक्षी ढेरों छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ती है और उसने अब इसे अपनी आदत ही बना लिया है। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं? इस तरह के पठन को कहते हैं विस्तृत पठन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटेंसिव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। मतलब वो अपने मज़े के लिए पढ़ती है, इससे उसको मतलब एग्जाम में ये आने वाला नहीं है
या इससे उसको कुछ ये नहीं, बस मजे के लिए, चाहे वो इस कहानी पढ़े चाहे नॉवेल पढ़े, कोई भी बच्चा या तो कहानी पढ़ता है या नॉवेल पढ़ता है, मतलब जो चीज़ वो अपने फन के लिए पढ़ाई करता है। जब फन के लिए पढ़ाई किया जाता है, मजा करने के लिए पढ़ाई किया जाता है, तो उसको विस्तृत पठन या एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ठीक है, वन 44 भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? नहीं पूछा है, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं देता है, ताकि आदमी अगर नहीं पढ़ने में अगर स्टूडेंट गलती करेगा तो वो आंसर गलत कर देगा। कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा घर की भाषा, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है। कक्षा 5 से कक्षा 8 नहीं देना चाहिए, दिया गया है कि 1 to 5 जो है 1 to 5 मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, और हो सके तो 8 क्लास तक मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए, ये दिया गया है। ठीक है, 5 से 8 तक कहने का मतलब है कि 5 तक या हो सके तो 8 तक, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कहा गया है कि 1 क्लास से 5 क्लास तक जो है वो मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, हो सके तो 8 क्लास तक मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए। तो ये तो बात कही गई है, और हमें वो देखना है जो नहीं कही गई है, क्योंकि नहीं पूछा है। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये बात भी कही गई है कि जब बच्चा 5 क्लास तक पढ़ के 6 क्लास में जाता है तो उसको एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा लेना चाहिए, कोई भी शास्त्रीय भाषा, चाहे तो वो संस्कृत ले चाहे तो वो तमिल ले, कोई भी शास्त्रीय भाषा वो अलग से अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़े। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, ये भी सही है। जब वो माध्यमिक स्तर पर पहुंच जाए तो उसको एक विदेशी भाषा, चाहे इंग्लिश चाहे जर्मन, कुछ भी पढ़ना चाहिए, ये भी सही चीज़ है और नहीं पूछा है। विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन की भाषा अंग्रेजी, ये नहीं कहा है, ये नहीं कहा है कि आप शुरू से 1 क्लास से ही उसको अंग्रेजी पढ़ाइए। अगर आप शुरू से 1 क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगी। कोठारी कमीशन ने जो अपना वो दिया था, उसका जो 146 कक्षा 8 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को आनंद और कष्ट से संबंधित शब्दों को सोचने के लिए कहती है। पहले टीचर क्या करती है, बच्चे को कह रही है कि तुम आनंद और कष्ट से संबंधित कुछ शब्द सोचो। बाद में वह 5-5 के समूह में इन शब्दों के आधार पर शब्द जाल बनाने के लिए कहती है। बाद में वो क्या करती है, 5-5 का समूह बना देती है स्टूडेंट का और शब्द जाल बनाने के लिए कहती है। इस शब्द संपदा सीखने के इस उपागम, इसको कहते हैं थीम विषयक उपागम। जब कोई वर्ड मैडम दे देती है और सबको कहती है ग्रुप में कि तुम इस पे कुछ कुछ सोचो, इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड सोचो, और उसके बाद शब्द जाल बनाने के लिए कहती है, तो इसको कहते हैं थीम विषयक उपागम। ठीक है, वन 47 एक अध्यापक शिक्षार्थियों के द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के कुछ दृष्टांतों का संग्रह करती है और शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखती है। इस रिकॉर्ड, बच्चे का जो रिकॉर्ड रखा जाता है किसी भी उसमें, तो ये रिकॉर्ड जिसमें रखा जाता है उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के कुछ दृष्टांतों का संग्रह करती है और शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखती है, तो ये पोर्टफोलियो। संरचनात्मक आकलन हो गया जो कि मतलब बीच बीच में पढ़ाने के बीच बीच में लिया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। योगात्मक आकलन हो गया जो रिजल्ट के लिए लास्ट में किया जाता है, जिससे रिजल्ट निकलता है। ठीक है, और पोर्टफोलियो क्या हो गया, पोर्टफोलियो हो गया क्या, उसका उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और थीम आधारित तो पता ही है, थीम किसी भी थीम को समझाने के लिए जो किया जाता है। 148
भाषा अधिगम के संदर्भ में परियोजना कार्य का स्वरूप किस प्रकार होगा? परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। अलग अलग विद्यार्थी द्वारा किसी मुद्दे या विषय पर पठन, लेखन और फिर पूरी कक्षा में उसे साझा करना। ठीक है। समूह में पठन, प्रोजेक्ट वर्क जब भी होगा समूह में पठन जो होगा वो सबसे ज्यादा सही आंसर रहेगा। ठीक है, समूह में पठन। आंकड़ों का संग्रहण और रिपोर्ट लेखन, ये उतना सही नहीं है। भिन्न भिन्न थीमों पर अलग अलग विद्यार्थी, ये इसमें सब विद्यार्थी अलग अलग कर रहे हैं भिन्न भिन्न कार्यों की श्रृंखला लिखने के लिए, ये भी नहीं होगा। अलग अलग विद्यार्थी द्वारा किसी मुद्दे, अलग अलग विद्यार्थी नहीं, समूह में, फिर उसे कक्षा में साझा करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जहां बच्चा समूह में करता है। ठीक है, परियोजना कार्य समूह में करता है। 149, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करना है? तो ये है भाषा संगम, जो अभी एक भारत और श्रेष्ठ भारत योजना चल रहा है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत योजना चल रहा है, उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है भाषा संगम। ठीक है। भाषा अधिगम के लिए बहुभाषावाद, तो ये तो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया, जिसको कि शुरू से हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दीजिए। त्रिभाषा सूत्र तो अभी जस्ट मैंने बताया कि 3 भाषा होता है पढ़ने के लिए। 3 भाषा कहा जाता है कि शुरू से 5 क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाइए, फिर एक शास्त्रीय भाषा कोई लीजिए, चाहे तमिल लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, जो भी शास्त्रीय भाषा है, और उसके बाद सभी के लिए भाषा, ये तो अलग चीज है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाषा संगम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, संकेत भाषा के बारे में कौन सी बात सही है? संकेत भाषा के बारे में, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये सही बात है। संकेत भाषा का भी अपना एक अलग व्याकरण होता है, ये संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होती है, ये गलत है। विश्व में केवल एक ही संकेत भाषा, ये भी गलत। संकेत भाषा केवल विशेष नहीं, संकेत भाषा का भी कोर्स होता है। ठीक है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये एक सही आंसर है। ठीक है, तो होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो